बीआरएस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक बार फिर समय से पहले विधानसभा चुनाव की संभावना से इंकार किया है। शुक्रवार को यहां तेलंगाना भवन में बीआरएस राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव साल के अंत में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे और पार्टी नेता और कैडर ने कहा कि बीआरएस सरकार की कल्याणकारी योजना और विकास कार्यक्रमों को अधिक से अधिक जनता तक ले जाए। आने वाले दिनों में आक्रम उन्होंने नेताओं से आग्रह किया है कि वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों तक पहुंचने के लिए पदयात्रा करें और अगस्त से ही चुनाव का सामना करने के लिए तैयार है। यह कहते हुए कि चुनाव कार्यक्रम अगस्त या सितंबर में जारी किया जा सकता है। राव ने भविष्यवाणी की है कि विधानसभा चुनाव अक्टूबर और नवंबर में होंगे। उन्होंने पार्टी विधायकों को 10 गांव को एक इकाई के रूप में लेकर नियमित रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय सम्मेलन आयोजित करने से और उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इन सम्मेलनों को 2 महीने में पूरा करने और कहा है कि विधायकों को जहां तक संभव हो जनता के सामने रहने का निर्देश दिया। राव ने कहा है कि 27 अप्रैल को बीआरएस गठन दिवस के रूप में मनाया जाएगा और राज्य स्तरीय पार्टी की बैठक एलबी स्टेडियम में होगी। बैठक के बाद हैदराबाद में एक जनसभा आयोजित की जाएगी और दूसरी जनसभा अक्टूबर में वरगल में आयोजित की जाएगी। उन्होंने विधायकों को बताया कि गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में दलितों, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति को बीपीएल वर्ग के कल्याण के लिए दलित बंधु के दूसरे चरण भेड़ वितरण योजना, गृह लक्ष्मी जियो 58 के तहत गरीबों को आवास स्थलों का नियमितीकरण जैसे कई फैसले लिए गए। 59 और पोडू भूमि पट्टों का वितरण। उन्होंने विधायकों को लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एक बड़ा अभियान चलाने का निर्देश दिया है। राव ने पार्टी नेताओं से पार्टी के छात्र और युवा विंग को मजबूत करने और बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं को नामांकित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने को कहा। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा है कि अगर गुटबाजी हुई तो बीआरएस का ग्लैमर बढ़ेगा और मल्ला रेड्डी ने तेलंगाना भवन में आयोजित संसदीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में बीआरएस सत्ता संभालेगी और मल्ला रेड्डी ने कहा कि वे सबसे ज्यादा सीटें जीतकर राज्य में हैट्रिक बनाएंगे। केपी विवेकानंद ने बीजेपी पर कविता को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केसीआर के नेतृत्व में हम केंद्र सरकार की नाकामियों का सफाया करने को तैयार है। विधायक विवेकानंद ने कहा है कि देश भर में भाजपा के फर्जीवाड़ों को जनता में ध्यान में लाया जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक को 10 मिनट से भी कम समय में पारित किया जा सकता है। यदि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ईमानदार है तो क्योंकि उसके पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पूर्ण बहुमत है। केंद्र की वर्तमान व्यवस्था इस संबंध में ईमानदार नहीं है, लेकिन वृंदा करार, सोनिया गांधी, जयंती नटराजन, बीआरएस, एमएलसी और भारत जागृति के संस्थापक कलवंत कुंतला, कविता जैसी महिला नेताओं के संयुक्त प्रयासों से यह कार्य पूरा किया जा सकता है। जंतर मंतर नई दिल्ली में 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर जंतर मंतर पर सभा को संबोधित करते हुए कविता ने मांग की कि केंद्र के भाजपा को अगुवाई वाली सरकार सांसद के मौजूदा बजट सत्र के दौरान सांसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की गारंटी देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को पेश करे और पारित करें। कविता ने संसद में बिल लागू होने तक अपने आंदोलनकारी कार्यक्रमों को जारी रखने की कसम खाई है। यह दावा करते हुए कि राष्ट्रीय राजधानी में धरना सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने कहा कि सांसद सदियों के दौरान 2 और सत्रों के लिए बैठक करेगी और 2024 में आम चुनाव में पहले वोट ऑन अकाउंट बजट सत्र होगा और वह तब तक विभिन्न आंदोलन कार्यक्रम करती रहेगी जब तक कि मोदी सरकार पर बिल पारित करने के लिए दबाव नहीं बढ़ जाता। येचुरी ने कहा कि संसद में विधेयक पारित होने तक वह कविता के साथ खड़े रहेंगे। जब तक महिलाओं को सामाजिक, वित्तीय और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर नहीं दिया जाता तब तक कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है। पीएम मोदी ने 2014 में जब पीएम का पद संभाला था तब उन्होंने खुद महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया था, लेकिन 9 साल बाद भी पीएम ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है। अगर आज हम 2023 में 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, डेफिनेटली एक 10-20 साल में मोर देन 50% संसद में और असेंबली में महिला नेता आ सकते हैं। उससे देश को आगे बढ़ाने का भी अच्छा मौका हमें मिल सकता है। और नरेंद्र मोदी जी से, राष्ट्रपति हमारे महिला है, मैं खासकर हमारी राष्ट्रपति जी से विज्ञप्ति करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि राष्ट्रपति जी आप इंटरेस्ट लीजिए। ये महिलाओं का मुद्दा है, महिलाओं के पक्ष में आप खड़े हो जाइए। इस मंच से मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, हमने इस मंच में जितने भी लोग आए हैं उनसे हमने सिग्नेचर लिए हैं और एक हम लेटर प्राइम मिनिस्टर साहब को, एक लेटर हम राष्ट्रपति जी को भी इस मंच से पेश करने जाएंगे। हम हाँ, एवरीबडी हैज साइन, सो हम उनको भी ये लेटर देंगे। आगे चल के जब दिसंबर 13 से सत्र शुरू होगा हम प्रेशर भी उन पे लगाए रखेंगे। तो ये तो शुरुआत है, जैसे बोलते हैं एक छोटा चिंगारी है, आज शुरू हो गया है, ये बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक महिला आरक्षण हिंदुस्तान में हम पाकर रहेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि तेलंगाना के पावन धरती पे जब भी कोई आंदोलन शुरू हुआ है
वो मुहिम मंजिल तक पहुंचा है, तो ये मुहिम भी जरूर मंजिल तक पहुंचेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। मंत्री सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि सृष्टि की स्रोत नारी आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने विकास और प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने इस धारणा की आलोचना की है कि महिला को शौचालय पार करते हुए नहीं दिखा जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि महिला आरक्षण विधेयक को संसद के चालू सत्र में पारित किया जाना चाहिए। ईडी की रिपोर्ट से दिल्ली शराब घोटाले में सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं। 10 मार्च को आपा नेता मनीष सिसोदिया से पूछताछ के बाद उनकी रिमांड रिपोर्ट में अविश्वसनीय सच्चाई सामने आई। ईडी ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि पूरा दिल्ली शराब घोटाला हैदराबाद के केंद्र में हुआ है। दिनेश अरोड़ा को हैदराबाद बुलाने वाले साउथ ग्रुप के सदस्य ईडी का कहना है कि होटल में उनकी चर्चा हुई थी। ईडी ने सिसोदिया को रिमांड रिपोर्ट में लिखा है कि चर्चा के दौरान विजय नायर, अर्जुन पांडे और अभिषेक और ऑडिटर बोजीबाबू सभी मिले हैं। उनकी मुलाकात 8 घंटे तक चली। ईडी इस नतीजे पर पहुंचा है कि हैदराबाद के केंद्र में हुई शराब घोटाले में एमएलसी कविता की ओर से अरुण पिल्लई ने प्रतिनिधित्व किया है। अधिकारी ने उसके नाम का जिक्र किया क्योंकि कविता साउथ ग्रुप के पार्टनर थी। प्रदेश की राजनीति गर्मा रही है। मंत्री केटीआर अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज ईडी द्वारा कविता से की गई पूछताछ से मद्देनजर केटीआर की दिल्ली यात्रा राजनीतिक हलकों में दिलचस्पी पैदा कर रही है। पार्टी का व्यापक बैठक खत्म होते ही केटीआर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इससे पहले केसीआर ने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर उनकी बेटी को गिरफ्तार किया जाता है तो वे ऐसा करने थे। कविता जांच के संबंध में कानूनी टीम के साथ पहले से ही चर्चा कर रही है। इससे पृष्ठभूमि में केटीआर के साथ कुछ अन्य नेताओं ने भी दिल्ली पहुंचने की संभावना है। तेलंगाना में महिलाएं बीआरएस और एआईएमआईएम से आशंकित और भयभीत हैं, जो महिलाएं के खिलाफ अपराधों में लिप्त लोगों की रक्षा करती है। जिस तरह फिल्मों में महिलाएं खलनायक से दूर भागती है, उसी तरह तेलंगाना की महिलाएं इन दोनों पार्टियों के झंडे देखने ही अपने घरों में वापस जाने और अपने दरवाजे बंद करने के लिए तैयार हो जाती है। यह कहते हुए कि भाजपा तेलंगाना के अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने शुक्रवार को शहर में पार्टी मुख्यालय में पार्टी के महिला गोसा भाजपा भरोसा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस आश्वासन के साथ ही केवल भाजपा ही जो महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित कर सकती है। संजय के साथ पार्टी उपाध्यक्ष डीके अरोड़ा ने भी बिहार सरकार, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और बीआरएस एमएलसी के कविता के आलोचना की, जिन पर दिल्ली शराब घोटाले के कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि बीआरएस ने समाजवादी पार्टी, राजद और एआईएमआईएम के हाथ मिला लिया है, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संसद में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक की प्रतियां फाड़ दी। उन्होंने कहा कि विधेयक को पेश करने के कई प्रयास किए गए हैं और हर बार गैर भाजपा दलों द्वारा इसका विरोध किया जाया। संजय ने कहा कि अगर कविता आरक्षण को लेकर गंभीर है तो उन्हें सबसे पहले तेलंगाना में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग करनी चाहिए, जिसकी शुरुआत बीआरएस पार्टी के में पदों से होती है। संजय ने महिलाओं की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना में महिलाएं किस तरह से अत्याचार का सामना कर रही है। हैदराबाद, विकाराबाद, निर्मल, कोडट में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया। कविता इन बातों के बारे में कभी बात नहीं करती है। उन्हें अपने पिता और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से सवाल करना चाहिए था कि कल की तेलंगाना कैबिनेट की बैठक में राज्य में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का जिक्र क्यों नहीं किया गया। भाजपा सांसद लक्ष्मण ने आरोप लगाया है कि केंद्र राज्य सरकार की आय का जरिया बन गया है। दुआ ने कहा है कि शराब घोटाले में बीआरएस, वाईसीपी और आप नेता एकजुट है, इसलिए इनका भ्रष्टाचार दिल्ली से पंजाब तक चला गया है। इस मौके पर मंत्री केटीआर आग बबूला हो गए हैं। वासवना ने कहा, जब से बीआरएस सत्ता में आई है, महिलाओं के खिलाफ हमले, अत्याचार और हत्याएं बढ़ रही हैं। हर उम्र की महिलाओं के साथ बलात्कार के नियमित मामले सामने आ रहे हैं। केसीआर ने इस झड़प को नियंत्रित करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया है। यह राज्य के लिए शर्म की बात है। कविता और बीआरएस द्वारा तेलंगाना की महिलाओं के गौरव के साथ उनकी तुलना करने के प्रयासों खारिज करते हुए अरुणा ने कहा कि कविता जो सामना कर रही है वह उनकी खुद की बनाई हुई थी। उन्होंने कहा कि जैसा कि वह आरोप लगा रही है, अगर भाजपा वास्तव में उनके पीछे पड़ी होती तो वह बहुत पहले सलाखों के पीछे होती, लेकिन बीजेपी कानून और कानून लागू करने वाली एजेंसियों का सम्मान करती है जो अपना काम करती है। हमने सिर्फ इतना कहा था कि भाजपा भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है और इसे खत्म कर देगी, यह घोषणा करते हुए कि कविता की रणनीति विफल होगी। अरुणा ने कहा कि बीआरएस एमएलसी की लड़ाई उनके लिए थी, न कि लोगों के लिए। उसने मांग की है कि सरकार अनियंत्रित शराब की बिक्री और बेल्ट की दुकानों को बंद करने पर तत्काल रोक लगाए। महिलाओं और बच्चों को भविष्य क्या है, बच्चे शराब का आदी होते जा रहे हैं। केसीआर को महिलाओं, बच्चों और उनके स्वास्थ्य भविष्य की रक्षा करनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को दावा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो पार्टी सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में धरनी अदालतें आयोजित करेगी और सभी भूमि का फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा। जबकि दावा किया गया कि 60 लाख भूमि मालिकों में से 20 धरनी पोर्टल पर खतों में कई त्रुटियां और विसंगतियां थी।
शुक्रवार को गांधी भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए रमेश ने संकेत दिया है कि किसान बीआरएस सरकार की दोषपूर्ण धरनी व्यवस्था को लेकर चिंतित है। उन्होंने दावा किया कि भूमि के मध्य तेलंगाना में व्यापक थे। उन्होंने धरनी पोर्टल को पर्याप्त रूप से और ठीक से बनाए रखने में विफल रहने के लिए बीआरएस सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 125 अधिनियम और 30,000 पृष्ठ भूमि रिकॉर्ड है और एक बार सत्ता में आने के बाद कांग्रेस भूमि रिकॉर्ड विसंगतियों को रोकने के लिए कठिन कानून पारित करेगी। State government can acquire the land without the permission of the landowner. This is the great contribution of the KCR government. That a law passed by Parliament in September 2013 unanimously was then amended by the TRS government here to ensure that land acquisition, of course at that time the objective was to acquire land for Kaleshwaram and many other projects. But the permission of the landowner is not essential now in Telangana. In other words, if you're a landowner and if suddenly one evening the government decides that this project is essential, then they have the power and the authority to acquire that land from you. This is most anti-democratic. And even in British times, we did not have such a law. Even the 1894 law only had an urgency clause. महिला विधायक पर कविता की दिशा के लिए वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला ने उन्हें घेरने का प्रयास किया है। बीआरएस पार्टी में ही 33% आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने शराब घोटाले में शामिल होने के कारण कविता की आलोचना की। कविता को दिल्ली में पहल नहीं करनी चाहिए, बजाय प्रगति भवन के पास धरना देना चाहिए। कांग्रेस विधायक जग्गा रेड्डी का सीएम केसीआर को पत्र जारी है। हाल ही में उन्होंने वीओ कर्मचारी की समस्या के समाधान के लिए एक और पत्र लिखा था। सांसद अविनाश रेड्डी ने कहा है कि वे विवेक हत्याकांड में पूर्व में 2 बार सीबीआई जांच में शामिल हुए थे, इसलिए उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यह स्पष्ट नहीं है कि अदालत में क्या हुआ, क्योंकि वह अभी भी सीबीआई कार्यालय में थे। साथ ही उनका कहना है कि गूगल निकालेगा, टीडीपी निकालेगा तो बेहतर होगा। मंडी ने कहा है कि इस जांच में अहम बिंदुओं को छोड़कर कई मूर्खतापूर्ण बातें सामने आई हैं। सरकार को शिकायत मिली है कि महिला सरपंच के यौन शोषण के आरोप में बीआरएस विधायक तातिकोंडा राजिया को विधायक पद से अयोग्य घोषित किया जाए। तमिलिसाई से शिकायत की है कि राजिया के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लगातार महिलाओं को परेशान कर रहा है। इस अवसर पर घनपुर के स्टेशन विधायक के रूप में तातिकोंडा राजिया एक महिला सरपंच पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रही है और उन्होंने कहा था कि यह अपमानजनक था कि उनका एक अन्य बीआरएस नेता के साथ संबंध था। लोक की सेवा के लिए आगे आने वाली महिलाओं का उत्पीड़न सही नहीं है।